मौत का राज पार्ट 1। डॉक्टर प्रशांत जिंदल दिल्ली के फेमस डॉक्टर थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी नेहा और बेटी काव्या थी। डॉक्टर प्रशांत काफ़ी इंटेलिजेंट होने के कारण मेडिकल की दुनिया में रोज़ नए नए एक्सपेरिमेंट किया करते और उसी के चलते उन्होंने अपने घर के तहखाने में एक सीक्रेट लैब बनाया हुआ था, जहां पर वो बीमारियों के बारे में रिसर्च करके उनका इलाज ढूंढने का प्रयास किया करते हैं। वो पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही किसी एक्सपेरिमेंट में बहुत बिजी थे। वो किस बारे में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस बारे में उनका परिवार भी कुछ नहीं जानता था। नेहा और काव्या दोनों ही इस वक्त मुंबई में रहने वाली नेहा की बहन दिव्या से मिलने के बाद वापस दिल्ली लौट रहे थे और उसी खुशी में डॉक्टर प्रशांत उन दोनों के स्वागत की तैयारी के लिए जल्दी जल्दी अपने लैब से निकलकर ड्राइंग रूम में आए। तभी प्रशांत का फोन बजता है। आपकी वाइफ और बेटी जिस फ्लाइट में थे वो क्रैश हो गई है। आप यहाँ सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाइए। क्या क्या हुआ मेरी नेहा को? क्या हुआ मेरी काव्या को? वो लोग ठीक तो है ना? ठीक तो है ना वो लोग? देखिए, इस हादसे में कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। आपको पहचान के लिए यहाँ आना होगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी पत्नी और मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे अभी वहां जाना होगा। अभी तक डॉक्टर प्रशांत को इस बात का कंफर्मेशन नहीं मिला था कि नेहा और काव्या की हादसे में मौत हुई है या नहीं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे थे जो उस एक्सीडेंट में जिंदा बच गए थे। डॉक्टर प्रशांत पहले हादसे वाली जगह पर पहुंचे और उसके बाद उस हॉस्पिटल में गए जहां पर उस हादसे में बचे हुए लोगों को रखा गया था। कहाँ है मेरी नेहा और काव्या? वो कहाँ है? अजीब, वो वहां सामने वाले रूम में जाकर अपनी पत्नी और बेटी की शिनाख्त कर लीजिए। डॉक्टर प्रशांत उस रूम के अंदर जाते हैं और तुरंत उनके चिल्लाने की आवाज बाहर तक सुनाई देती है। अब इस हादसे को कई दिन बीत जाते हैं, पर उस दिन के बाद से अब तक डॉक्टर प्रशांत को किसी ने नहीं देखा। उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि अचानक से पत्नी और बेटी के साथ हुए एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर प्रशांत कहाँ गायब हो गए। दिन बीतते गए और फिर लगभग 1 महीने के बाद डॉक्टर प्रशांत जिंदल अपने घर लौट कर आए। उनके पड़ोस में रहने वाले एक दूसरे डॉक्टर और उनके दोस्त डॉक्टर आदित्य ने जब प्रशांत को वापस आए हुए देखा तो वो खुश होते हुए उनके घर आए। अरे प्रशांत यार, कहाँ चला गया था तू? भाभी के एक्सीडेंट के बाद अचानक से गायब ही हो गया। कितनी बार तुझे कॉल भी किया लेकिन कुछ पता ही नहीं चला यार। अरे हाँ दोस्त, वो क्या है ना कि उस एक्सीडेंट में नेहा और काव्या को चोट आई थी, तो मैं उन्हें इलाज के लिए दिव्या के पास मुंबई ले गया था। अरे नेहा भाभी, अब कैसी है तबीयत आपकी? वैसे आपको देखकर लग नहीं रहा है कि कुछ दिन पहले आपका और काव्या का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। आप ठीक कहते हैं, अभी सब कुछ ठीक है। प्रशांत वक्त पर पहुंच गए और ये समझ लीजिए कि उन्होंने हमारी जान बचा ली। जानती है अंकल, पापा ना दुनिया की सबसे बेस्ट पापा है और उनकी वजह से ही आज मैं और मम्मी मर के भी जिंदा है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? मर के भी जिंदा है, उसका क्या मतलब? अरे तुम बिल्कुल ठीक हो। भगवान ना करे कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। अरे वो तो बच्ची है, कुछ भी बोल देती है। उसका कहने का मतलब यह है कि उस एक्सीडेंट में बहुत कम लोग जिंदा बचे थे और काव्या अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती है। अपने दोस्त से मिलने के बाद आदित्य अपने घर तो लौट गया, लेकिन न जाने क्यों उसे प्रशांत के घर का माहौल कुछ अजीब लगा था। लेकिन आदित्य ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। आदित्य के बेडरूम की खिड़की प्रशांत के घर की तरफ खुलती थी और प्रशांत के घर की किचन वहां से साफ साफ नजर आती थी। अगली रात जब आदित्य पानी पीने के लिए उठा तो रात के उस वक्त सामने प्रशांत के किचन की लाइट जली देखकर चौंक गया। घड़ी की तरफ देखा तो रात के लगभग 2:30 बज रहे थे और सामने प्रशांत की किचन की खिड़की पर उसे कुछ अजीब सा नजर आया। अरे ये इतनी रात को प्रशांत के घर में क्या हो रहा है?
और ये कौन आदमी है जो नेहा भाभी के बाल पकड़कर खींच रहा है? आदित्य तुरंत अपने घर से बाहर निकला और प्रशांत के घर पहुंचकर उसके घर की डोरबेल बजाई। प्रशांत ने दरवाजा खोला। अरे भाई क्या हुआ? इतनी रात को तुम यहाँ पर? अरे तुम्हारे रसोई के अंदर कौन था प्रशांत? है? और नेहा भाभी को इतनी बुरी तरह से मार क्यों रहे थे तुम? लेकिन तभी अचानक आदित्य की नजर प्रशांत के ठीक पीछे खड़ी हुई नेहा पर पड़ी। ये आप कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? आप जानते हैं ना प्रशांत किस तरह के इंसान है। वो भला मुझे क्यों मारेंगे? अरे भाभी, जाकर अपने घर की किचन चेक करिए, वहां पर मैंने किसी को देखा है। देखो, लगता है तुमने कोई पूरा सपना देखा है। मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी के सिवा और कोई भी नहीं है। तुम एक काम करो, जाकर आराम करो। जाओ जाके सो जाओ। इस तरह कंफ्यूज्ड आदित्य वापस अपने घर जाकर सो जाता है। अगली सुबह सब सही होता है। आदित्य जाकर तैयार होकर अपना न्यूज़पेपर लिए नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठता ही है कि उसकी नज़र न्यूज़पेपर में एक चौंकाने वाली खबर पर पड़ती है, जिसे पढ़कर वो दंग रह जाता है। आदित्य नेहा की बड़ी बहन को अच्छी तरह से जानता था, जो मुंबई में एक बहुत बड़ी और फेमस डॉक्टर है, और आज अखबार में उसी की मौत की खबर छपी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? प्रशांत तो कह रहा था कि नेहा भाभी और काव्या के इलाज के लिए वो मुंबई लेकर गया था, लेकिन दिव्या की मौत तो हो चुकी है। फिर वो... तभी वहां आदित्य की पत्नी आ जाती है। आप ये 1 महीना पुराना अखबार क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे बताएंगे जरा। मैंने इसे सफाई करने के लिए रखा था। आप भी ना कभी तो अखबार पढ़ने से पहले उस पर डेट चेक कर लिया कीजिए। अरे क्या मतलब 1 महीने पुराना अखबार? अगर 1 महीने पहले ही नेहा की बड़ी बहन की मौत हो चुकी है, तो फिर प्रशांत ने हमसे झूठ क्यों बोला? किसने झूठ बोला? कुछ बताएंगे मुझे? उसके बाद आदित्य अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, और साथ ही उसे ये बताया कि बीती रात उसने प्रशांत के घर की किचन विंडो पर कुछ अजीबोगरीब देखा था। भला प्रशांत भाई साहब ने दिव्या की मौत की खबर हमसे क्यों छुपाई होगी? और अगर दिव्या की मौत 1 महीने पहले हो गई है, तो वो नेहा और काव्या का इलाज कैसे कर सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर दिव्या मर चुकी थी, तो उस स्थिति में नेहा और काव्या का वहां पर इलाज कैसे पॉसिबल है? और ये खबर हमने पहले क्यों नहीं देखी? मुझे इस बारे में प्रशांत से बात करनी ही होगी। नहीं, मुझे लगता है मामला कुछ और ही है। आपको इस बारे में उनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। अभी तो आदित्य अपनी पत्नी की बात मान रुक जाता है, पर उससे ज्यादा समय तक रुका नहीं जाता, और शाम के वक्त जब नेहा बाजार जाती है, तो आदित्य चुपचाप प्रशांत के घर की तरफ जाता है। घर का दरवाजा खुला हुआ था। घर के अंदर कोई नहीं था। प्रशांत को ढूंढते ढूंढते आदित्य घर के अंदर की तरफ थोड़ा आगे बढ़ता ही है कि उसकी नजर वहां से नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियों पर पड़ती है। अरे ये सीढ़ियां? लेकिन इससे पहले तो ये मुझे कभी भी नजर नहीं आई। आदित्य धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे उतरता है, और जैसे ही वो नीचे तहखाने में पहुंचता है, तो वहां पर काफी अंधेरा देखकर घबरा जाता है। प्रशांत! अरे भाई प्रशांत, कहाँ हो तुम? और तुम्हारे घर में ये खुफिया तहखाना कैसा? प्रशांत! अरे भाई सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे बताओ। आदित्य बहुत आवाज देता है, पर उसे वहां चारों तरफ सन्नाटे के अलावा और कुछ महसूस नहीं होता। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आदित्य ने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और उसकी टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर सामने पड़ी हुई 2 डेड बॉडी पर गई, जो एक औरत और एक बच्ची की थी। ये देखते ही आदित्य की चीख निकल गई। वो जैसे ही वहां से भागने के लिए दौड़ा, अचानक से एक रस्सी उसके पैरों में आकर लिपटी और वो जमीन पर गिर पड़ा। आदित्य के जमीन पर गिरते ही अचानक से वहां पर रोशनी हो गई, और प्रशांत की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। तुम मेरे सच को जान चुके हो, और इसकी वजह से अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तुम्हें मरना होगा। अरे 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 ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? आखिर मैंने किया क्या है? क्या किया है? तुमने मेरी जिंदगी और मेरे एक्सपेरिमेंट में दखल दिया है।
तुम मेरी इस खुफिया लैब तक पहुंच गए हो और अब तुम्हें मेरे क्लोन एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पता चल गया है। इतने सारे राज के साथ मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने का रिस्क तो नहीं ले सकता ना, इसलिए अब तुम्हें मौत मिलेगी। नहीं नहीं प्रशांत, प्रशांत देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारा सच कभी किसी को नहीं बताऊंगा, चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये लाशें किसकी हैं? नेहा और काव्या, जो उस एरोप्लेन क्रैश में मर गई थी। और कुछ जानना चाहते हो तुम? प्रशांत की बात सुन आदित्य हैरान रह गया। तभी उसकी नजर सामने सीढ़ियों से आती नेहा और काव्या पर पड़ी। एक तरफ उन दोनों की डेड बॉडी और दूसरी तरफ वही दोनों जिंदा चलते हुए नजर आ रही थी। ये सब देखकर आदित्य के होश ही उड़ गए। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या ये सब? अगर नेहा और काव्या मर चुके हैं तो फिर ये दोनों कौन हैं? ये उनके क्लोन हैं, क्लोन, जिन्हें मैंने अपनी इंटेलिजेंस से बनाया है, जिन्हें मैंने अपने एक्सपेरिमेंट में खड़ा किया है। क्योंकि मैं अपनी पत्नी और बेटी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, कभी हमेशा मेरे साथ रहेंगी। लेकिन ये तुमने गलत किया है। देखो, जिंदगी और मौत भगवान की दी हुई दो चीजें हैं, और जब कोई इनके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो उसे इसके खतरनाक नतीजे झेलने पड़ते हैं। चुप, एकदम चुप। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। वैसे ही अपनी पत्नी और बच्ची को बचाने के लिए मुझे कई लोगों की जान लेनी पड़ी है। तो अगर उस लिस्ट में एक तुम्हारा नाम भी शामिल हो जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों की जान ली है मतलब? मैं आपको समझाती हूं। आप यहां पर अपने आप से नहीं पहुंचे, बल्कि आपको पहुंचाया गया है। आपकी खुद की पत्नी ने आपको इस तहखाने तक पहुंचाया है ताकि हम आपकी मदद से अपने आप को और स्ट्रांग बना पाए और हमारी उम्र बढ़ सके। मेरी पत्नी? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? वो मेरी पत्नी है। वो मुझे मौत के मुंह में धक्का नहीं दे सकती। पागल हो गए हो तुम। वो तुम्हारी पत्नी नहीं, बल्कि मेरा ही बनाया हुआ एक क्लोन है। और जिस अखबार को तुमने पढ़ा था वो तुम्हारी आंखों का धोखा था। वो सब मेरा और तुम्हारी पत्नी का बनाया हुआ जाल था। बेचारी, वो तो खुद भी नहीं जानती कि वो मेरा क्लोन बन चुकी है। क्या मतलब क्लोन? देखो, मुझे साफ साफ बताओ, मेरी पत्नी कहाँ है? मेरी असली पत्नी? क्या किया तुमने उसके साथ? क्या किया? अरे इतनी फिक्र मत करो, वो बिल्कुल सही सलामत भगवान के पास है। नहीं समझे ना? मैं तुम्हें बताती हूँ। हमारे एक्सीडेंट होने से कुछ दिन पहले जब प्रशांत घर पर अकेले थे तो तुम्हारी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई थी और प्रशांत को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिंदा इंसान चाहिए था। तो प्रशांत ने तुम्हारी पत्नी के शरीर में अपनी बनाई हुई एक दवा इंजेक्ट कर दी। और उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं होने की वजह से तुम्हारी पत्नी मर गई। लेकिन मैंने उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा। मैं इतना भी निर्दय नहीं हूं। मैंने उस पर अपना दूसरा प्रयोग किया और वो सक्सेसफुल हो गया। तुम्हारी पत्नी मेरी क्लोन बन गई। अब वो वही करती है जो मैं चाहता हूं। ये तुमने ठीक नहीं किया। मेरी बीवी को अपने एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाकर तुमने उसकी जिंदगी खराब कर दी। हाँ, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब वो मेरा बनाया हुआ एक क्लोन है जिसका इस्तेमाल मैं अपने काम के लिए करता हूं। और आज मुझे फिर से एक जिंदा आदमी के खून की जरूरत थी ताकि उसे अपनी पत्नी और बेटी के क्लोन के अंदर डालकर मैं उन्हें ताकतवर बना सकूं। उन्हें जिंदा रखने के लिए मुझे हर महीने किसी के खून की जरूरत पड़ती है। इस महीने ये सौभाग्य तुम्हें मिला है। और जानते हो, हमें जिंदा रखने के लिए प्रशांत को दिव्या को भी मौत के घाट उतारना पड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा।
तुमने ये सब किया कैसे? इतना सब कुछ, और वो भी किसी को पता चले बिना? कैसे? बहुत सिंपल है। जब एरोप्लेन क्रैश हुआ था तो मुझे पता चला कि नेहा और सौम्या की मौत हो चुकी है। किसी तरह से मैं उनकी डेड बॉडी को लेकर मुंबई पहुंच गया। वहां पर इन दोनों को फिर से जिंदा करने के लिए मेरे पास मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला तो था, बस जरूरत थी तो किसी के खून की। मैंने दिव्या से कहा कि वो एक डॉक्टर है, आराम से मेरा साथ दे सकती है, पर उसने ऐसा करने से मना कर दिया। ऊपर से मुझे धमकी देने लगी कि मेरा सच, मेरा ये सीक्रेट सबको बता देगी, और इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसे मारना पड़ा। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? देखो देखो, तुम्हें जो मदद चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूं, पर प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? मेरी पत्नी और बेटी को अभी खून की जरूरत है। अगर तुम नहीं मरोगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? मैं उन्हें जिंदा रखूंगा, मैं लेकर आऊंगा खून, तुम भरोसा करो। अगर नहीं कर पाया तो तुम मुझे भी मार देना। अरे जरा सोचो, अगर आज तुमने मुझे मार दिया तो अगले महीने जब फिर से खून की जरूरत पड़ेगी तब तुम क्या करोगे? मैं हर महीने तुम्हारी मदद करता रहूंगा, और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। क्या कहते हो? आदित्य की बात सुन प्रशांत सोच में पड़ जाता है और उसे जाने का मौका दे देता है, जिसके बाद कुछ दिनों तक तो आदित्य प्रशांत की मदद करता है, पर कुछ दिनों के बाद लगता है अब वक्त आ गया है। और उस रात सबके सोने के बाद आदित्य चुपचाप प्रशांत के घर की पीछे वाली खिड़की से उसके घर में घुस तहखाने में बनी लैब में जाता है और वहां रखी दवाइयों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में जैसे ही वो तहखाने से बाहर निकलने वाला होता है, तभी प्रशांत वहां आ जाता है। मुझे पता ही था कि एक दिन तुम मुझे धोखा जरूर दोगे, इसीलिए अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। इस तरह प्रशांत जैसे ही आदित्य पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, तभी आदित्य ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी दवाइयों में से इंजेक्शन निकालकर फुर्ती से उसे प्रशांत के हाथ में डाल दिया, जिसके बाद अचानक से प्रशांत जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां पुलिस भी आ गई और उन्होंने प्रशांत की लैब को सील कर उसे अरेस्ट कर लिया। प्रशांत के बनाए क्लोन, जो ताज़ा खून के मिलने से जिंदा रहते थे, कुछ ही टाइम में वो भी खत्म हो गए।